ऐसा नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानूंगा, वरना आप लोग मेरे थोड़े से जो बाल बचे हैं वो भी नोच लोगे भैया। আপনারা দেখছেন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেল। বাংলাদেশের চোখ রাঙানি আর সহ্য করবে না ভারত। কেনই বা করবে? এতদিন ভারত বাংলাদেশকে ভাই, দাদা, প্রতিবেশী হিসাবে দেখে এসছে, কিন্তু আর সহ্য করবে না এমনটাই দেখা যাচ্ছে। 2020 সালের একটি চুক্তিপত্র ছিল যেটা ক্যান্সেল করেছে ভারত, এবং বর্ডারে অর্থাৎ সমুদ্র বর্ডারে বাংলাদেশের ইউনিট সরকার, অন্তর্বর্তী ইউনিট সরকার, যিনি নিজেকে মনে মনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাবেন, তার দাদাগিরির দিন শেষ। সেই রকমই একটা রায় বা একটা অর্ডার করেছেন ভারত সরকার, যেটা রাইজিং ভারত প্রোগ্রামে অমিত শাহ আরেকবার ঘোষণা করলেন যে বাংলাদেশের চোখ রাঙানি সহ্য করব না। শুনুন সেই বক্তব্য। अभी 25,000 जो अनलमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसके खिलाफ भी ममता जी खड़ी हैं, कह रही हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मैं देखती हूँ कौन क्या करता है। चलिए, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानूंगा, वरना आप लोग मेरे थोड़े से जो बाल बचे हैं वो भी नोच लोगे भैया। मोहम्मद यूनुस जी का कहना है कि बांग्लादेश के ही संदर्भ में एक सवाल और कि जो वहाँ के इंटरिम लीडर हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं वो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, और चाइना को जो है जो भी कुछ करना है वो बांग्लादेश के थ्रू जो है वो मार्केट एक्सेस है, चारों तरफ सी का वो है। इसको आप कैसे देखते हैं, इनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत की 1 इंच जमीन पर हम किसी को आंख नहीं डालने देंगे, एंट्री का तो सवाल ही नहीं। आपने हरदम, मैंने आपसे ये सवाल 2-3 बार पूछा है, फिर से पूछता हूं क्योंकि नया कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में, इस पर क्या इस थर्ड उस पे? देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा रुख है जी, स्पष्ट है और सालों से है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और जहां तक कब आएगा इसका सवाल है, तो इतना तो तुम भी समझते हो राहुल, मैं सार्वजनिक मंच पर इसकी तिथि न बता सकता हूं, ना योजना बना सकता, मगर हर भारत सरकार का दायित्व है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। वो हमारा सिर्फ क्लेम नहीं है, हमारी बिलीफ है, और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी है, और हमारा लीगल केस भी मजबूत। पाकिस्तान कहता है कि जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ है, इसको कैसे आप देखते हैं? चलिए, अब उनसे समझ नहीं पड़ता, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे, वहां की जनता को क्या करेंगे, मगर अब उनकी समस्या है, उनको निपटना चाहिए। पर क्या इंडिया सपोर्ट करता है बलूच लोगों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट? हमारी इंडिया के सपोर्ट का सवाल ही नहीं होता। उनके यहाँ जिस प्रकार से शासन चल रहा है, इसके कारण कुछ प्रांतों में असंतोष है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। नेपाल में जो है, नेपाल में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की जो है एक मांग है, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? अब वहां पर भी डेमोक्रेसी है, सब लोग अपनी अपनी मांगे करते हैं। चाइना का स्टैंड जो है इधर कुछ सॉफन होता हुआ आपको दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत बढ़ रही है, क्या चाइना से इन्वेस्टमेंट्स आने की कोई उम्मीद है? देखो, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूं जी, एक स्टेटमेंट से देशों के रुख तय नहीं होते हैं, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, सकारात्मक समाधान निकलता है तो अच्छी बात है। तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे, क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना, ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित जी, आपने नक्सलिज्म पे बड़ा बयान दिया है,
इसका रोड मैप क्या है, कैसे खत्म होगा पूरा? आपने एक टाइम फ्रेम भी दिया है, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नक्सलिज्म अब 120 जिलों के आसपास था, घटते 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 अब 12 जिलों तक सिमट कर रह गया है। एक जमाने में स्वप्न देखते थे पशुपति टू तिरुपति का, वो सपना उनका चूर चूर हो गया है। बिहार मुक्त हो गया, झारखंड मुक्त हो गया, महाराष्ट्र ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बच गई है, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बची है, तेलंगाना मुक्त हो गया, आंध्र प्रदेश मुक्त हो गया, उड़ीसा मुक्त हो गया, केरल मुक्त हो गया है, कर्नाटक मुक्त हो गया है। अब कुछ जिले और कुछ तहसीलें बची है, और ये थोड़ा लेट भी इसलिए हुआ है कि बीच में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। मैं जब कहता हूं तब कांग्रेस पार्टी वाले मुझ पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप नक्सल के खिलाफ की लड़ाई में पक्षापक्षी करते हैं, मगर मैं आंकड़ा देना चाहता हूं जी। 24 में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, 24 से अब तक 25 में टोटल 436 नक्सली मारे गए, 1364 गिरफ्तार किए गए और 1400 सरेंडर हुए। 15 साल का टोटल ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग 380 कैंप बनाए हैं और सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस घने जंगलों में, एक प्रकार से इसके लिए शब्द उपयोग करना है तो घोर तपस्या कर कर इनके पीछे लगे हैं और उनके उन्मूलन में लगे हैं। फिर भी मैं तो आज के कार्यक्रम से माध्यम से कहना चाहता हूं, कई लोगों ने सरेंडर किया है, जिनके हाथ में हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और अपना जीवन अच्छे से बिताए। उत्तर पूर्व में भी 10,000 लोगों ने सरेंडर किया है, 20 समझौते हमने किए हैं और उत्तर पूर्व में कमोबेश टेररिज्म समाप्त हो चुका है। परंतु एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सल हिंसा पाश बन जाएगी। ये हमारी सरकार का बहुत फर्म निर्णय है कि हम नक्सल से मुक्त भारत बने। मतलब 1 साल में। अमित जी, भारत के अंदर खालिस्तान की एक्टिविटीज कुछ बढ़ रही हैं क्या? आपका क्या वो है? और पंजाब की सरकार जो है वो कितनी सक्षम है इसको कंट्रोल करने में आप लोगों के साथ मिलकर? देखिए, पंजाब सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है जी, मगर भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोई भी किसी भी नाम से अगर देश को तोड़ने की बात करता है तो हम जरा भी सहन नहीं कर सकते और उसको बिल्कुल सख्ती के साथ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पंजाब में क्या लगता है आपको, अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल, क्या भूमिका रहेगी? क्या आप अकाली दल के साथ लड़ेंगे? ऐसा कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है, पंजाब के अगले चुनाव का आकलन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे भैया। ऐसा मैच होकर पड़ा है। मगर मुझे आशा है कि चुनाव आते आते पंजाब की जनता एक अच्छे निर्णय की तरफ पहुंचेगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार कोई न कोई जरूर बनाएगी। मणिपुर में आप जो है दोनों कम्युनिटीज के बीच बातचीत का माहौल एक बना रहे हैं, कब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा? कैसे, कब? देखिए, प्रेसिडेंट रूल पूर्णतया नहीं लगाया गया। अभी हमने असेंबली को सुषुप्त अवस्था में रखा है जी। तो हमारा तो प्रयास है कि जल्दी से दोनों समुदायों के बीच में बातचीत हो और शांति स्थापित हो। कुछ सफलता मिली भी है, घटनाएं तो बंदी हुई है मगर बातचीत में भी कुछ सफलता मिली है। परंतु मुझे लगता है कि 2-3 दौर की बार और होगी। जो सबसे पास चुनाव है वो है बिहार का चुनाव, तो क्या बिहार में क्या लगता है आपको, क्या एनडीए अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो सीट शेयरिंग होगी वो क्या जैसे पिछली बार थी उसी प्रोपोर्शन में रहेगी? प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे साथी दल बैठकर तय। पर क्या नीतीश जी के चेहरा होंगे चुनाव का? बाकी मुख्यमंत्री, अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है ही।
सवाल ही कहाँ है कोई। तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीतेंगे? अरे भाई, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हर बार 2-3 पूछता हूं, पर इस बार भी पर्सनल पूछ कर क्या करोगे, कुछ निकलेगा नहीं यार। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने सुना है कि आपका जब जन्म हुआ था तो आपका शरद पूनम के दिन जन्म हुआ था, तो बहुत दिनों तक आपको पूनम भाई के नाम से भी लोग जानते हैं, और आपके नामकरण में बहुत देरी भी हुई थी। इसकी क्या वजह थी, कुछ बताइए। नहीं, मेरी बुआ ने मन्नत मानी थी कि 5 साल का हूंगा तब नाम तय किया जाएगा। चूंकि मैं पूनम के दिन जन्मा था तो सब पूनम कहते थे। इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है भाई, हर एक बच्चे के साथ गांव में होता है। एक कहानी जो मैंने आपसे भी सुनी है थोड़ी बहुत, कि जब आप 11 वर्ष के थे तो आपको आपके घर वाले चाहते थे कि आप यूएस चले जाएं, तो आप घर छोड़कर भाग गए। छोड़ो, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा और यहीं जीऊंगा। अगले साल मोदी जी के गवर्नेंस में करीब 25 साल पूरे हो जाएंगे, और आपने उनके संग बहुत क्लोजली बहुत समय तक काम किया है। इस केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से ये जोड़ी इतने साल से साथ में काम कर रही है, आप एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, कोई भी दो कार्यकर्ता एक साथ काम करते, एक नेता और कार्यकर्ता एक साथ काम करता है, तो इतने लंबे समय तक काम करते करते एक दूसरे के काम की पद्धति भी समझ में आ जाती है, एक दूसरे का सोचने का ढंग भी समझ में आ जाता है, और एक दूसरे का स्वभाव भी समझ में आ जाता है। अंततोगत्वा तो चाहे मोदी जी हो चाहे मैं हूं, हमें हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी गाइडलाइन है, इसीलिए कभी मतभेद पैदा नहीं होते हैं। वो भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सोचते हैं, मैं भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए सोचता हूं। तो मतभेद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने का सवाल है, इसमें जरूर एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर अलग प्रकार से। मैं मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं, इसका पूरा करने के लिए मेरे साथियों को साथ में रखकर पूरा प्रयास करता हूं। ये मेरे कंट्रीब्यूशन का तरीका है। मोदी जी हमारे नेता है, हम सब कार्यकर्ता जो इनके साथ तैयार हुए, इनके नीचे काम कर रहे हैं, वो सभी के छोटी गलतियां हैं, उनको मोदी जी माफ कर सुधारते हैं। तो हमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक तरफ से कंप्लीट बनाने में। तो इस तरह से एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है। परंतु ये उदाहरण जो आप दे रहे हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए इस देश में हजारों कार्यकर्ता है, जिनमें कार्यकर्ता बनाने से लेकर उसको बड़ा सोचने तक, तरीके से सोचने तक की पूरी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारे कई नेताओं ने की है। और ये बहुत बड़ी बात है, और इसी के कारण हम चुनाव अनेक हारे, मगर हमारी पार्टी कभी टूटी नहीं। चुनाव हारे, हम साफ नहीं हो गए। यूपी में कांग्रेस चुनाव हारी, साफ हो गई। बिहार में चुनाव हारी, साफ हो गई। हम साफ नहीं होते, इसी का कारण है कि हमारे कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के संविधान के लिए काम करते हैं। अमित जी, एक आखिरी सवाल, अगर एक दिन मान लीजिए आपको बिल्कुल फुर्सत हो, कुछ भी करने को ना हो, कोई मीटिंग ना हो, आपके पास पूरा समय हो अपने लिए, तो आप क्या करेंगे उस दिन? मेरे पास 8000 पुस्तकें हैं, काफी सारे पढ़ने का बाकी है, और मुझे शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक है, जिसको मैं समय नहीं देना पड़ता। पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा और संगीत सुनते सुनते पढ़ूंगा। আপনারা দেখছেন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেল।